नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख़्याल रख रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी किया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ थीं, जब मनुष्य ने तांबे को यूज़ में लाना शुरू कर दिया था, तांबे का यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो उस समय किस तरह का कल्चर था, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, तांबे का किस तरह से मनुष्य ने यूज़ किया और उसके आसपास कौन-कौन सी चीज़ें घूमती थी, किस तरह के बर्तन बनाए जाते थे, कौन-कौन से मुख्य स्थान हैं ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ डिफरेंट टाइप की संस्कृतियाँ थी और उनका समय काल क्या है, उस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं, ठीक है? तो मानवों द्वारा जो सबसे पहली जो धातु है, वो तांबा सबसे पहले यूज़ में लाई, ठीक है? जो धातु है, धातु में जैसे लोहा धातु है, सोना धातु है, ठीक है? तांबा धातु है, इस्पात वगैरह धातु हैं आजकल। सबसे पहली जो धातु है मानवों ने, वो कौन-सी लाई? तांबा। यूज़ में सबसे पहले मनुष्य ने तांबा लाया, ठीक है? तकनीकी दृष्टि से यह हड़प्पा से पहले की है, किंतु कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद आती है, हड़प्पोत्तर टाइम पीरियड के बाद आती है, ठीक है? इसमें जो मुख्यतः कौन-कौन से फिर इसकी जो विशेषताएँ हम कैसे ढूँढते हैं? इसमें मुख्यतः कौन-कौन से अ, मृदभांड जैसे मतलब बर्तन हैं, कौन-कौन से मुख्य तरीके से बर्तन बनाए गए, उन पे कलाकारी कैसे की जाती थी या फिर सिंपल होते थे, वो चीज़ें इसकी विशेषताएँ बताएगी कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में किस तरह के बर्तन बनाए जाते थे, कैसे फसलें उगाई जाती थी, कहाँ पर किस तरह का खाना खाया जाता था, पशुपालन किस तरह का था, तो ये भी एक प्रकार की संस्कृति थी। तो गैरिक रंग के मृदभांड जिनको ओसीपी कहा जाता है, मतलब काले और लाल मृदभांड। ओसीपी और काले और लाल मृदभांड इस जो संस्कृति में है वो प्रचलित थे, इसके जो टाइम पीरियड था उसमें प्रचलित थे, ठीक है? गैरिक रंग के जो मृदभांड थे, ठीक है? ओसीपी इस संस्कृति के विशिष्ट मतलब सबसे अच्छे जो मृदभांड थे, बर्तन थे, मिट्टी के मृदभांड बोला जाता है मिट्टी के बर्तनों को, ठीक है? मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड बोला जाता है, तो इसको भी अलग-अलग श्रेणी में बाँटा गया है। ओसीपी है, बीआरडब्ल्यू है और बहुत सारे दूसरे भी ऐसे प्रकार हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ओसीपी कौन से थे? ये वो मृदभांड थे जो सबसे विशिष्ट थे, सबसे अच्छे थे, इस काल में सबसे मजबूत बनाए जाते थे और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित थे वो थे बीआरडब्ल्यू यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है? ब्लैक एंड रेड वेयर जो थे वो सर्वाधिक प्रचलित थे, सब लोगों के घर में इसी प्रकार के जो है वो बर्तन मिलते थे, ठीक है? उत्तर प्रदेश का एक दोआब क्षेत्र जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का केंद्र कहलाता है, मतलब उत्तर प्रदेश का एक दोआब क्षेत्र है, वो जो है वो ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियां हैं उसका केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके आसपास ही बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं वो आपको देखने को मिल जाती है ताम्रपाषाण कालीन, ठीक है? ताम्रपाषाण कालीन के संस्कृति के जो लोग थे वो ग्रामीण थे, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या थे? शहरी थे। लेकिन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां जो थी मोस्टली जैसे 80 से 90% लोग ग्रामीण थे। कुछ संस्कृतियां आएंगी जिसमें नगरीय व्यवस्था थी, नगर बनाकर लोग रहते थे, लेकिन 80 से 85% लोग क्या है? ग्रामीण थे। वो हम बात करेंगे कौन कौन सी नगरीय सभ्यताएं थी, वो इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ताम्रपाषाण संस्कृति के जो लोग हैं वो ग्रामीण थे, वे पहाड़ियों एवं नदियों के आसपास रहते थे, ठीक है? जबकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो नगरीकरण का विकास हो चुका था, हड़प्पा सभ्यता में नगर में रहते थे, ठीक है? पश्चिम बंगाल में महिषादल और पांडु राजार ढीबी में भी ताम्रपाषाण संस्कृति के जो अवशेष पाए गए हैं, ठीक है? अब बात आती है संस्कृति, एक संस्कृति नहीं थी यहाँ पर, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां ये एक नहीं थी, ये 7-8 संस्कृतियां थी जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आता है गणेश्वर संस्कृति यानी जोधपुरा संस्कृति, इसको गणेश्वर जोधपुरा भी कहा जाता है, जोधपुरा संस्कृति अलग से भी कहा जाता है, गणेश्वर संस्कृति भी कहा जाता है। इसका जो समय काल है ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ओल्डेस्ट कल्चर, ओल्डेस्ट संस्कृति थी ये, ठीक है? 2800 से 2200 ईस्वी पूर्व, ठीक है? ये पैरेलल भी चल रही थी, हड़प्पा सभ्यता भी इसी के आसपास है, इसी टाइम पीरियड के आसपास, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी आप आगे पढ़ेंगे अलग अलग टाइम काल यानी समय काल इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को भी दिए हैं। इसी तरह से क्या है, गणेश्वर और जोधपुरा जो संस्कृति है उसका जो समय काल था वो था 2800 ईस्वी से 2200 ईस्वी पूर्व, ठीक है? ये कहाँ थी? ये राजस्थान में थी, ठीक है? नीम का थाना राजस्थान, कांतली नदी के उद्गम स्थल पर गणेश्वर और ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि गणेश्वर जो संस्कृति है वो राजस्थान में थी। राजस्थान कहाँ थी? ये थी कांतली नदी के उद्गम स्थल पर।
ठीक है। और ये महत्वपूर्ण स्थल कांतली नदी का जो मुहाना है जहां से कांतली नदी निकलती है, गणेश्वर संस्कृति का जो इम्पोर्टेंट जगह थी, मुख्य स्थान था, यहाँ से ये संस्कृति जो है उपजी। ठीक है। इसका जो उत्खनन है आरसी अग्रवाल ने 1977 में किया था। ठीक है। गणेश्वर संस्कृति के क्या है जो 3 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। तांबे की वस्तुएं एक दूसरे कालखंड से मिलना शुरू हो गई थी। ठीक है। गणेश्वर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, इंपॉर्टेंट बात है। गणेश्वर क्या है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। इसको क्यों जननी कहा गया, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, वो है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हड़प्पा सभ्यता को हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो क्या है यहाँ पर ये बात है कि अगर तांबे की आपूर्ति हड़प्पा सभ्यता में अगर तांबा मिलता है कहीं पर, तो वो कहाँ से आता था, वो आता था गणेश्वर संस्कृति से। ठीक है। खेतड़ी एक प्लेस मिलता है, खेतड़ी नीमका थाना तांबे की खानों के नजदीक स्थित है। ठीक है। गणेश्वर से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां, छैनी आदि मिले हैं, किंतु तांबे गलाने की भट्टियों का साक्ष्य नहीं मिला। देखिए तांबे के जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मछली पकड़ने का कांटा है, भाला है, तीर है, चूड़ियां है, छैनी है, ये आपको कहाँ से मिल जाते हैं, गणेश्वर संस्कृति से मिल जाते हैं। लेकिन तांबा कहाँ पिघलाते थे, ये औजार कैसे बनते थे, ये चीजें यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा बहुत डाउटफुल रहता है कि फिर ये औजार बनते कहाँ थे, कहीं से आयात किए जाते थे या फिर कहीं से बनाकर लाए जाते थे और यहाँ पर हमें मिले हैं। ठीक है। जोधपुरा संस्कृति पूर्वी राजस्थान में साहिबा साबी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा जयपुर जिले में स्थित है। ये जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति जो हमने डिस्कस की। ठीक है। फिर आती है दूसरी, बनास घाटी या आहार संस्कृति। इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है या आहार संस्कृति भी कहा जाता है। इसका जो समय काल है वो 2100 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व है। ठीक है। बनास नदी घाटी ताम्रपाषाण संस्कृति का केंद्र जो है आहार है। इसको शायद आहार है, इसका जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो आहार है, जिसको गिलुंद भी कहा जाता है और इसको गिलुंद संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। गिलुंद भी इसका एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। फिर मरमी और बालाथल भी इसके इम्पोर्टेंट प्लेस आ जाते हैं। यह सभ्यता संपूर्ण बनास नदी घाटी में स्थित है। यदि आहार संस्कृति की बात आपसे पूछा जाए कि आहार संस्कृति किस नदी के किनारे है, तो बनास नदी के किनारे है। बनास संस्कृति पूछा जाए तो फिर तो आपको आसानी हो जाएगी बनास नदी के किनारे इसका आंसर देने के लिए। ठीक है। इसलिए इसे बनास संस्कृति कहते हैं। ठीक है। मरमी चित्तौड़गढ़ से मिली पशुओं के हड्डियों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह प्रमुखतः पशुपालक थे। तो जो बनास संस्कृति है, आहार संस्कृति है, गिलुंद संस्कृति इसको कहा जाता है, ये कौन से थे, मुख्यतः कौन से थे, पशुपालक थे। ठीक है। आहार संस्कृति भी ग्रामीण थी। जो अभी हम बात कर रहे हैं 80 से 85% जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं वो क्या है, ग्रामीण थी। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग काला और लाल होने के कारण इसे काले और लाल मृदवान यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर BRWC कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आई, ऊपर हमने OCP की बात की, ठीक है, यहाँ पर BRWC की बात आई यानी ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर की बात आई। तो क्या है, जो आहार संस्कृति थी उसमें कौन से मृदभान जो प्रचलित थे, कौन से मृदभान बनाए जाते थे, वो थे ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। अब इसके जो मुख्य स्थान है, जैसे आहार है, आहार से क्या क्या चीजें मिली, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछा जा सकता है। आहार कहाँ पे है, आहार आपका उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर, वेचर नदी के किनारे, उदयपुर जिले के वेचर नदी के किनारे है। ठीक है। आहार को आघाटपुर या आघट दुर्ग या फिर धूलकोट भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती या ताम्रवती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताम्रवती संस्कृति भी इसको कहा जाता है। और आहार का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, ताम्रवती या ताम्रवती। यहाँ से आपका जो है प्रश्न बन सकता है। आहार में सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। ठीक है। फिर उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल करते हैं, HD सांकलिया भी यहाँ पर उत्खनन करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आहार से हमें चीजें क्या क्या मिली है। ठीक है। आहार से क्या क्या चीजें मिली है, आहार के उत्खनन से आहार संस्कृति के 15 चरण मिले हैं। ठीक है। आहार से 6 ताम्र मुद्राएं, 3 मोहरें, यूनानी भाषा में लेख युक्त एक मुद्रा, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, पैरों से चलित आटा पीसने वाली चक्की मिली है, रसोई घर के सिलबट्टे मिले हैं, सूत काटने के चरखे, मिट्टी, तांबे के दीपक, लोहे की वस्तुएं मिली है। ठीक है। आहार संस्कृति की मुख्य विशेषता टेरिकोटा की बनी सामग्रियां, इसकी क्या है एक मुख्य विशेषता, टेरिकोटा की बनी हुई सामग्रियां हैं। आहार से प्राप्त बैल की मृण मूर्ति टेरिकोटा बुल्स यानी बनासियन बुल मिला है, जिसको बनासियन बुल की संज्ञा दी है। आहार से अनाज रखने के मृदभांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले जिसमें अनाज स्टोर किया जाता था, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोट कहा जाता है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य आहार से माना जा सकता है, मतलब माना जाता है। इससे इंपॉर्टेंट बात और क्या हो सकती है कि लोहे का प्रथम साक्ष्य, अभी लोहे की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तांबे की बात कर रहे हैं, लेकिन लोहा हमें कहां से मिलना शुरू हो गया था, आहार संस्कृति से। ठीक है।
फिर इसका एक और प्लेस आता है गिलुंद। ठीक है, गिलुंद कहाँ है? गिलुंद भी राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका जो उत्खनन है ये भी लाल ने किया था। गिलुंद से क्या क्या मिला? गिलुंद एकमात्र ताम्र पाषाण स्थल है जहां मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का साक्ष्य मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या बात निकल कर आती है, सारी जो संस्कृति है, ताम्र पाषाण संस्कृति, क्या बात हो रही है, ये सारी ग्रामीण थी। तो ग्रामीण संस्कृति में पत्थर के औजार बनाए जाते थे, पत्थर के घर बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर घरों को बनाने के लिए क्या है, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, गिलुंद में पक्की ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं। ठीक है, गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। गिलुंद में एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले। अब एक और चीज यहाँ पर बात सामने निकल कर आ रही है कि प्रस्तर फलक उद्योग यानी कि पत्थर के औजार जो बनाने का उद्योग है या फैक्ट्री है, वो आपको गिलुंद में मिलती थी। फिर इसका एक आहार संस्कृति के एक और केंद्र आता है बालाथल। ठीक है, बालाथल उदयपुर में है। ठीक है, बालाथल की खोज की थी वीएन मिश्र ने। ठीक है, बालाथल से हमें क्या क्या मिला है? बालाथल से दुर्ग नुमा भवन यानी कि दुर्ग, जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसके बाहर जो बाउंड्री वॉल देते हैं उसको फिर घेर लेते हैं, किले को घेरते थे जैसे राजा महाराजा, तो उसको दुर्ग बोलते हैं। तो दुर्ग नुमा भवन हमें देखने को मिलते हैं। कुष्ठ रोग का साक्ष्य यानी कि अब बीमारियां जो है, कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग का साक्ष्य सर्वप्रथम बालाथल से मिलता है, आहार संस्कृति से मिलता है। ठीक है, बालाथल से बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डियां मिली है, वो तो मिलनी है क्योंकि पशु शिकार के रूप में या भोजन के रूप में पशुओं का ही उस समय मोस्टली शिकार किया जाता था। ठीक है, सांड की मूर्ति भी आपको बालाथल से मिल जाती है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। फिर अब मालवा संस्कृति की बात आती है। ठीक है, दो संस्कृति हमने पढ़ ली है, अब तीसरी आती है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व आता है। ठीक है, अब मालवा संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मालवा जो संस्कृति है वो आहार संस्कृति के उत्तराधिकारी है, मतलब आहार के तुरंत बाद जो आई वो है मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा संस्कृति की विशेषता इसके क्या है? मालवा के मृदभांड है। इंपॉर्टेंट क्यों, मुख्य विशेषता क्या है? मालव संस्कृति को इंपॉर्टेंट कौन बनाता है? उसके मृदभांड बनाते हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण मृदभांडों में सर्वाधिक उत्कृष्ट माने गए, मतलब जितनी भी संस्कृतियां ताम्र पाषाण की 5-6 हम पढ़ने वाले हैं, 6-7 संस्कृतियां हैं, उसमें सबसे अच्छे जो मृदभांड है वो मालव संस्कृति के हैं। मालव संस्कृति में सबसे अच्छे मृदभांड बनाए जाते थे। ठीक है, मालवा में प्राप्त चरखे एवं तकलियों से पता चलता है कि मालवा संस्कृति के लोग कताई और बुनाई करते थे। देखिए हड़प्पा से पहले भी ये पता चल गया है कौन सी मालवा संस्कृति में कताई और बुनाई करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में तो हमें सूत का जो कपड़ा है वो हमें मिल जाता है आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो कताई बुनाई का जो कार्य है वो मालवा संस्कृति में करते थे। ठीक है, सबसे बड़ी ताम्र जो निधि है मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुई है। किसकी? मालवा संस्कृति की जो सबसे बड़ी ताम्र निधि है वो गुनगेरिया से प्राप्त हुई। ये प्रश्न कई बार यूजीसी नेट और स्टेट पीसीएस एग्जाम में हमारे को देखने को मिला है। तो मानव संस्कृति के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जैसे माहेश्वर है, नागदा है, एरण है, कायता है, नवदा टोली है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। नवदा टोली के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। नवदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने किया था। ठीक है, नवदा टोली से लगभग सभी प्रकार के अनाज मिले हैं। भारत के किसी अन्य स्थल से इतने सारे अनाज नहीं मिले, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चित्रित काले और लाल मृदभांड यहाँ की विशेषता है। यहाँ के जो बर्तन है, मृदभांड है, वो चित्रित काले और लाल मिट्टी के बने थे। विशिष्ट प्रकार के लाल पॉलिश वाले मृदभांड भी इसकी विशेषता है। काले रंगों से इनको सजाया जाता था। मालवा मृदभांड को इसकी संज्ञा दी गई और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है कायथा। अब कायथा एक प्लेस आता है। कायथा का उत्खनन जो है बीएस वाकनकर ने किया था। ये भी मालवा संस्कृति का भाग है। मालवा संस्कृति को ही कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। कायथा में प्राक हड़प्पन तथा हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। कायथा प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। ठीक है, मालवा संस्कृति को कभी कभी कायथा संस्कृति भी कहा जाता है, तो आपने याद भूलना नहीं है। मालवा कायथा, कायथा मालवा, यानी कि यदि कायथा संस्कृति पूछी जाती है तो मालवा संस्कृति है। मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति एक ही बात है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कायथा स्थित एक घर में तांबे के 29 कंगन मिले हैं। ठीक है, विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियां भी यहाँ से तांबे की मिली है। एक बर्तन में 40,000 सूक्ष्म मनकों से निर्मित एक हार मिला है। मालवा तथा मध्य भारत की कायथा, उज्जैन, एरण, सागर, मध्य प्रदेश की जो बस्तियां ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियां हैं जो किलेबंद है। पश्चिम महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती है। अब जोरवे संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, चौथी जो संस्कृति थी वो थी जोरवे। इसका जो समय काल है वो था 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। और ये सबसे नवीनतम जो संस्कृति है जोरवे संस्कृति आती है। सबसे नवीनतम मतलब सबसे नवीनतम जो संस्कृति अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो क्या है? जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति
विदर्भ एवं तटीय कोंकण को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र में विद्यमान थी। ठीक है, ये कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी, कोंकण और विदर्भ को छोड़कर। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण काल के सबसे व्यापक जो उत्खनन हुए हैं वो जौरव संस्कृति में हुए हैं। अहमदनगर के जौरवे, नेवासा, देवाबाद, पुणे, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, नंदुरबार में प्रकाश तथा नासिक जौरव संस्कृति के प्रमुख स्थल है। ये जो प्लेसेस हैं जौरव संस्कृति के भाग आ जाते हैं, यहाँ पर जौरव संस्कृति के जो है हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, जौरव संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे देमाबाद और इनामगांव नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गए थे। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि 85% जो संस्कृतियां हैं ताम्रपाषाण कालीन, वो क्या थी? वो ग्रामीण थी। लेकिन देखिए कुछ कुछ जो शहर हमें देखने को मिलता है, देमाबाद है, इनामगांव है, जौरव संस्कृति के जो कुछ शहर है, देमाबाद, इनामगांव, ये क्या है? यहाँ पर नगर बस गए थे, नगरीकरण में हो गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में ताम्र पाषाणिक संस्कृति का आरंभ सवालदा संस्कृति से होता है, जिसका प्रथम चरण फेज 1 जौरव संस्कृति कहलाती है। ठीक है, जौरव संस्कृति, जौरव एक प्लेस भी है, जौरव के आसपास ये चीजें मिली, इसको इसलिए इसको जौरव संस्कृति कहा जाता है। तो जौरव प्लेस पर हमें क्या चीजें देखने को मिलती है? जौरव संस्कृति गोदावरी प्रवरा नदी क्षेत्र में पनपी है। जौरव की जो संस्कृति है वो कहाँ पनपी है? प्रवरा और गोदावरी नदी के आसपास है। ठीक है, जौरव नामक स्थल क्या है? महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1950-51 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने की थी, यानी कि एच डी सांकलिया, जिसका नाम हम देखते हैं बहुत मोस्टली आपने देखा होगा कि एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया का जो पूरा नाम है वो है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। ठीक है, अब जौरव से हमें क्या मिला है? आवासीय बस्तियां हमें देखने को मिल जाती है, समाधान के प्रकार हमें मिल जाते हैं। जौरव संस्कृति में सामाजिक असमानता का प्रारंभ हो चुका था। अब देखिए, अब कल्चर जो डेवलपमेंट की बात कर रहा था मैं, संस्कृति जो डेवलपमेंट की बात कर रहा था, अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जौरव संस्कृति में सामाजिक असमानता देखने को हमें मिल जाती है। जौरव में बस्तियों में निवास जो सेटलमेंट हरारकी है वो भी दिखाई देती है। मतलब सेटलमेंट हरारकी मतलब एक वर्ग के लिए अच्छे मकान, ऊपर डबल मंजिला मकान, एक वर्ग के लिए सिंगल मंजिला मकान, एक वर्ग के लिए नीचे थोड़े मकान बनाए जाते थे, एक वर्ग के लिए ऊपर थोड़े ऊंचाई पर मकान बनाए जाते थे। ये हमें जौरव संस्कृति से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेटलमेंट हायरार्की है या फिर सामाजिक असमानता का जो कल्चर है वो यहाँ से शुरू होता दिखाई देता है। ठीक है, अतः जौरव संस्कृति से द्विसत्रीय निवास, मतलब दो तरीके के निवास स्थान होते थे, उच्च वर्गों के लिए थोड़ा सा बेटर और निम्न वर्गों के लिए थोड़ा सा कम बेटर। ठीक है, मुखिया आयताकार घरों में रहते थे। जो उस संस्कृति का, उस गांव के जो मुखिया होते थे वो क्या है, आयताकार घरों में रहते थे और बाकी लोगों के पास वृत्ताकार झोपड़ियां होती थी। तो यहाँ पर क्या है, सामाजिक असमानता हमारे को देखने को मिल जाती है। ठीक है, जौरव संस्कृति से नैदानिक मृदभान यानी कि डायग्नोस्टिक पॉटरी भी मिली है। नैदानिक मृदभान लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन है। ठीक है, जौरव संस्कृति महाराष्ट्र में जो जौरव संस्कृति है उसमें एक अस्थि कलश भी मिला है घर के फर्श के नीचे, जो उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। ठीक है, जौरव संस्कृति में कुछ जो बर्तन है तांबे की वस्तुएं भी कब्र के साथ दफनाए जाते थे। मतलब जौरव संस्कृति में जो मृतक को है वो फर्श के नीचे दफनाते थे, उसका जो सिर है वो उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की दिशा की तरफ होते थे, और उसके साथ क्या है, तांबे की, सोने की कुछ वस्तुएं भी गाड़ देते थे। ठीक है, सोने के आभूषण मोस्टली क्या है, जौरव संस्कृति से मिले। इंपॉर्टेंट यदि आपसे पूछा जाए कि सोने के जो साक्ष्य है या सोने के जो आभूषण है वो कौन से संस्कृति से मिले, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से मिले, वो जौरव संस्कृति से मिले हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत में पूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान प्रचलित था। दक्षिण भारत में लोग पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ताम्रपाषाण कालीन जो समय था, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी उसमें क्या था कि जो पश्चिमी भारत है उसमें शवाधान पूरा पूर्ण शवाधान था, यानी कि अच्छी तरह से उसको दबा देते थे, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान था, या आधा दबाते थे या फिर जला देते थे, इस तरह की व्यवस्था थी, आधा अध जला रख देते थे। दक्षिण भारत में लोग पूर्व पश्चिम, पूर्व की ओर से और पश्चिम की ओर पैर रखकर मनुष्य को जो है जिसकी मृत्यु होती थी शव को दफनाते थे, गाड़ते थे। ठीक है, देमाबाद जौरव संस्कृति का एक दूसरा क्षेत्र आ जाता है। देमाबाद जौरव स्थलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, यह गोदावरी नदी की घाटी में है, यह 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें 4000 लोग रहते थे। देमाबाद के चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवार यानी किलेबंदी में देमाबाद से मिल जाती है। पहली बार हमें पता चलता है कि देमाबाद और जौरव संस्कृति में क्या है, घरों की किलेबंदी करना शुरू हो गई थी। ठीक है, देमाबाद की जो खोज है वो बीपी बोपार्डिगर ने की थी 1958 में। ठीक है, देमाबाद से क्या क्या चीजें मिली है, शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग का जो साक्ष्य है वो देमाबाद से मिल जाता है, जौरव संस्कृति से मिल जाता है।
देवाबाद से काशी का रथ हमें मिल जाता है जिसमें 2 बैल जुटे हुए हैं, इसे एक नग्न मानव आकृति वाला चला रहा है, ठीक है। देवाबाद से एक ऐसा घर मिला है जिसमें अर्धवृत्ताकार मंदिर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। फिर इनाम गांव की बात कर लेते हैं। इनाम गांव भी एक प्लेस है जोरो संस्कृति का, ठीक है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। पुणे महाराष्ट्र स्थित यह बस्ती किलेबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। यहाँ पर राजनीतिक संगठन यानी सरदार वाली व्यवस्था की द्योतक यानी दूसरी व्यवस्था के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर क्या अब कल्चर डेवलप होने लगा है कि अब सरदार बनने शुरू हो गए, अब ग्रुपिज्म होना शुरू हो गया है, ठीक है। उसका फिर मुखिया एक होना शुरू हो गया है, ठीक है। पहले क्या है, पहले कबीले होते थे, फिर इकट्ठे इकट्ठे लोग रहते थे। अब क्या है, अब ग्रुपिज्म होना शुरू हो गया, ग्रुप बनने शुरू हो गए, उसका एक सरदार होने व्यवस्था होने सरदार की व्यवस्था होनी शुरू हो गई, एक सरदार बना दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके अधीन जो है लोग रहते थे। इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, इनाम गांव से मिलता है, ठीक है। इनाम गांव से गोलाकार गड्ढे वाले घर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। एक भट्टी मिल जाती है, ठीक है। इनाम गांव से मुखिया का मकान अन्नागार भी मिलता है। अब अलग से जब आपका सरदार बन गया है तो उसके लिए अलग से मकान भी होगा, उसके लिए अलग से अन्नागार भी होगा। तो ये सब चीजें क्या है, सामाजिक असमानता जो सामाजिक सोशल हायरार्की हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो मुखिया अब अलग से रहने लग गया, उसके पास अलग से घर होता था, उसके पास अलग से क्या है अन्नागार भी होता था, उसके लिए अलग से रसोई होती थी। मतलब अब क्या है, सामाजिक असमानता देखने को मिल जाती है, ठीक है। इनाम गांव से मिली मातृ देवी की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाणिक लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो इनाम गांव से क्या है, मातृ देवी की मूर्ति मिली, वो तांबे की बनी हुई थी, ठीक है। इनाम गांव से कुत्ते का मांस खाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक हम पढ़ते थे कि मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, लेकिन अब इनाम गांव से हमें एक और चीज का साक्ष्य मिल जाता है कि मनुष्य क्या है, कुत्ते का जो मांस है उसका भी सेवन करता था, ठीक है। फिर नेवासा है, नेवासा अहमदनगर के आसपास आता है जिसकी खोज एम.एन. देश पांडे ने की थी। बाद में एच.डी. सांकलिया भी इसमें इसकी खोज करते हैं, ठीक है। परवरा नदी के पास ये स्थित है नेवासा, और पटसन और रेशम के धागे का साक्ष्य आपको नेवासा से मिल जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं चंदौली। चंदौली महाराष्ट्र में है, यहाँ से तांबे की छेनियां मिलती है, ठीक है। मछली पकड़ने के कांटे मिल जाते हैं, ठीक है। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्र पाषाणिक बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पाई है, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन तथा कुछ हड़प्पोत्तर काल की है। मतलब कुछ तो हड़प्पा से पहले की है, कुछ हड़प्पा की पैरेलल चलती है, कुछ जो है वो हड़प्पा के बाद की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, ठीक है। फिर और विविध संस्कृतियां आ जाती है, ठीक है। जैसे नाल संस्कृति है, ये नाल संस्कृति कहाँ थी, इसकी जो खोज है 1925 में एच हरवीर ने की थी। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के आसपास आती है। मोस्टली यहाँ से पूछा नहीं जाता, लेकिन हो सकता है प्रश्न बन जाए, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाल जो संस्कृति है, नाल संस्कृति से हमें क्या मिलता है, एक शिशु की शवाधी मिलती है। फेयर सर्विस के अनुसार नाल की बस्तियां जल संग्रहण और संरक्षण के कारगर प्रणाली का अनुसरण करती थी। मतलब इसका मतलब क्या होता है, नाल संस्कृति के लोग जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो नालियों का उनके पास सिस्टम था, अच्छी जो नालियां थी उसकी व्यवस्था थी, जल निकासी का सिद्धांत उनके पास था, वो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करते थे। उसी तरह की जो है वो नाल संस्कृति में भी हमें देखने को मिल जाती है, और नाल संस्कृति जो है वो पहले थी, ठीक है। फिर कुली संस्कृति आ जाती है। कुली संस्कृति का जो समय काल वो भी हड़प्पा से पहले का है, 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। ये दक्षिणी बलूचिस्तान और पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें आती थी, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कुली है, मेही है, ठीक है, नींदोवारी है, न्यायी बूथी है, एडित सर है। कुली में अनेक कमरों वाले पत्थर के घर, प्रस्तर के विशाल पिसाई, सील एवं काले के पत्थर और मन के मिले हैं, ठीक है। मेही से शवदा के साक्ष्य भी मिल जाते हैं, ठीक है। निंदोवारी में बस्ती के सीढ़ीदार घरों का समूह मिल जाता है। फिर सोथी संस्कृति, सोथी संस्कृति से भी प्रश्न आपको बन सकता है। सोथी संस्कृति इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं टॉपिक है, सोथी संस्कृति एक इंपॉर्टेंट विषय है, ठीक है। सोथी संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। सोथी संस्कृति का जो है उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया था, ठीक है। ये सोथी संस्कृति कहाँ है, घग्गर हाकरा नदी के आसपास ये सोथी संस्कृति, राजस्थान में जो घग्गर हाकरा नदी है उसके आसपास सोथी संस्कृति के लोग जो है निवास करते थे। अमलानंद घोष सोथी संस्कृति के साक्ष्यों की सिंधु सभ्यता से समानता देखते हैं, और घोष ने इसे सैंधव सभ्यता का ऊपरी स्तर बताया। मतलब जो सिमिलैरिटी सिंधु सभ्यता के साथ सोथी संस्कृति की जो मैच होती है, इसलिए इसको क्या है, सैंधव सभ्यता का ऊपरी स्तर भी कहा गया है, ठीक है। हिसार हरियाणा में स्थित सिसवाल गांव एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। सोथी और सिसवाल संस्कृति संयुक्त रूप से सोथी सिसवाल संस्कृति भी कहलाती है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो सोथी को सिसवाल संस्कृति भी कह सकते हैं, और इसको कंबाइंड रूप से सोथी सिसवाल संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। वैविध्य तथ्य कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन देख सकते हैं। ताम्र पाषाण काल में चाक पर बने काले और लाल मृदभांड जो सर्वाधिक प्रचलित है, मतलब प्रचलित कौन से थे, फेमस कौन से थे, वो थे ब्लैक एंड रेड बियर। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज में लाए जाते थे वो थे गेरुए, मतलब मृदभांड और कॉलर्ड पोएट्री।
और कलर्ड पोएट्री। ठीक है, कौन से थे? गेरुआ रंग के जो मृदभांड थे वो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े गांव बसाए, मतलब ताम्र पाषाण काल में ही बड़े बड़े गांव बसने शुरू हो गए। उसका एक मुखिया बनना शुरू हो गया, उसके लिए अलग से एक कमरा निर्धारित कर दिया गया, उसके लिए एक अन्नागार बनना शुरू हो गया। मतलब यहाँ से क्या है, सोसाइटी का निर्माण शुरू होना देखने को हमारे को मिल जाता है। शुरू हो गया था, सोसाइटी का निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है, गांव बसाए गए, संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन होने लगा। ठीक है, इसी काल में आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज की नींव पड़ी। अब जो बात मैं अभी कर रहा था आप लोगों के सामने कि अब क्या होने लग गया कि एक बस्तियां बननी शुरू हो गई, ग्रामीण जो संस्कृतियां हैं वो बननी शुरू हो गई, धीरे धीरे नगरों के रूप में ढलने लगे, जैसे देमाबाद, इनाम गांव, ये क्या है, नगर बनने शुरू हो गए। फिर हड़प्पा सभ्यता में हम और विस्तृत रूप से इसको देखेंगे, नगरीय सभ्यता किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, नगर कैसे अस्तित्व में आया। अभी तो ग्रामीण की बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा था कि कुछ ऐसे शहर है जैसे देमाबाद है, इनाम गांव है, वो क्या है, शहर में तब्दील हो गए, बाकी सब गाँव थे। ठीक है, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो ताम्रपाषाण कालीन थी। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, इसके जो कुछ मुख्य स्थल है, मुख्य प्लेसेस है, वो हमने आज डिस्कस किए। 4-5 ऐसी संस्कृतियां हैं जिस पर हमने बात की। ये इंपॉर्टेंट संस्कृतियां हैं, इसका टाइम पीरियड है, कभी क्रमानुसार भी आ सकती है, सीक्वेंस वाइज आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और कुछ मिलान के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से जो है प्रश्न बन सकते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी देमाबाद से पूछ सकते हैं, इनामगांव से पूछ सकते हैं, सूती संस्कृति से, मालवा से, जौरवे से। सबसे नवीनतम जो संस्कृति कौन सी है, सबसे प्राचीनतम संस्कृति है वो कौन सी है। इस तरह से क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो मृदभांड है उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी संस्कृति में कौन सा मृदभांड फेमस था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।